नमस्कार दोस्तों। सहायक शिक्षक भर्ती नया सिलेबस नया पैटर्न और अभी कुछ महीनों में एग्ज़ाम। हम प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। जो 100 क्वेश्चन रहता है बस उसको हमने 50 क्वेश्चन कर दिया आधा। बाकी पूरा वैसा ही सेम टू सेम पैटर्न सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए उसको आपने बहुत प्यार दिया। मैं देख रहा था कि अभी 2 ही दिन हुआ है और उस पे 8000 व्यूज़ आ चुके। ऐसे ही आप प्यार देते रहिए तो आपके लिए वीडियोस हम लाते रहेंगे जैसा आपका रिक्वायरमेंट जैसा आपको लगता है, क्योंकि अभी देखो फुल लेंथ प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट वाइज तो आपको हर जगह वीडियोस मिल जाएंगे, फुल लेंथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में प्रैक्टिस सेट 2 है, इसको हम पढ़ते चलते हैं और मैं कोशिश करूंगा जितना ये सब जो बार बार ये ट्रायल एंड एरर, इतने लर्निंग्स हैं, इतने थ्योरीज हैं, इतने किताबें हैं, सब रिलेट करा करा के याद करा दूंगा। चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। योगेंद्र सर से आप पढ़ते तो ये समझ लो याद करने का दिक्कत आपको नहीं है, ठीक। चलिए, हु प्रपोज द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, प्रयत्न एवं भूल अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखो, एक महाअनुभव मिलेंगे जिनका नाम है थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक, इनकी कुछ बातें याद रख लीजिए, हमेशा काम आएगा। थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक को ना मैं थोड़ा थोड़ा से याद कर लिया, थोड़ा से। थॉर्नडाइक थोड़ा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे थोड़ा बहुत पढ़ लो। क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लो। तो पढ़ने यानी कि शिक्षा की बात करनी है, शिक्षा। तो एजुकेशन लर्निंग से रिलेटेड इनका एक, एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड इनका एक ब्रांच है, ठीक है। उसको आप यार थोड़ा बहुत पढ़ ले भाई, थोड़ा बहुत शिक्षा कर ले। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट से क्या है, इनका इन्होंने डेफिनेशन दिया एजुकेशन का कि व्हाट एजुकेशन इज व्हाट, इट इज मेकिंग प्रॉफिटेबल यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। मेकिंग प्रॉफिटेबल यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, याद रहेगा। थोड़ा से थोड़ा बहुत याद करना है, थोड़ा बहुत पढ़ ले एजुकेशन साइकोलॉजी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा ले, मेकिंग प्रॉफिटेबल यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। थोड़ा बहुत अभ्यास कर ले, क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत अभ्यास कर ले। तो अनअभ्यास का सिद्धांत, अनअभ्यास, थोड़ी बहुत गलती होती है भाई, एरर हो जाता है, थोड़ा बहुत गलती होती है, हम मानव है, भूल हो जाती है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ना, प्रयत्न एवं भूल, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, प्रयत्न एवं एरर, ऐसा लिख लेता हूँ, प्रयत्न और भूल, है ना। थोड़ी बहुत भूल हो जाती है, क्षमा कीजिए। तो मेकिंग प्रॉफिटेबल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, अनअभ्यास, प्रयत्न एवं भूल, ठीक है। तो ये सब के सब किसके हैं, थॉर्नडाइक के हैं। थोड़ा बहुत से याद करना, बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक किसका है, ये भी थॉर्नडाइक का है। बहुकारक, मल्टी फैक्टर, आप बहुत सारे ऐसे फैक्टर पढ़ेंगे, सिंगल फैक्टर यानी यूनिफैक्टर, मोनार्किक थ्योरी, बिने का, बिने का देखे होंगे। फिर एक जनरल स्पेशल थ्योरी पढ़े होंगे, चार्ल्स स्पियरमैन वाला। तो ये बहुकारक किसका है, मल्टी फैक्टर किसका है, थोड़ा बहुत से याद थॉर्नडाइक का ही है। जबकि बहुकारक अलग है, समूह कारक अलग है, समूह कारक थर्स्टन का है। बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला किसका है, हावर्ड गार्डनर का है। तो ऐसे आप याद करें, मैं ऐसे ही याद किया उसको, ठीक है। इस तरीके से आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। और 2-3 बात और है, लेकिन अभी फिलहाल थॉर्नडाइक के लिए इतना ही काफी है, थोड़ा बहुत ही काफी है। तो हु प्रपोज द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, प्रयत्न एवं भूल अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, ठीक है। और फिर से अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं बोला आपको, अगर आप किसी के मेहनत का सम्मान नहीं करेंगे तो कभी उसका फल नहीं मिलेगा। ये बात हमेशा जीवन में याद रखना, ठीक है। ये सिर्फ इस वीडियो पे लागू नहीं होता, हर जगह लागू होता है। आपके माँ बाप आपके लिए जो कर रहे हैं ना, आप उसके लिए कृतज्ञ रहिए। आपके भाई बहन जो आपके लिए कर रहे हैं, कृतज्ञ रहिए। आपके दोस्त यार जो भी सहायता कर रहा है, हमेशा उसकी वैल्यू करना, ठीक है। नहीं करोगे तो छीन जाएगा। तो देखो, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने प्रयत्न भूल, ट्रायल एंड एरर अधिगम सिद्धांत दिया। उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध पजल बॉक्स प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया, जिसमें बार बार प्रयास और गलतियों से सीखकर सही प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, ठीक है। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको क्या पता है, बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो 3-4 नाम आएंगे, है ना, एक साथ बता देता हूं। बहुबुद्धि, बहुबुद्धि वाले भैया हैं गार्डनर, हावर्ड गार्डनर, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, अंग्रेजी हिंदी दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है। बता, मेरे से पढ़ते हो तो कोई हिंदी मीडियम, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं, वो मैं दोनों लैंग्वेज लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो बहुबुद्धि हावर्ड गार्डनर है। बहुकारक अभी थोड़ा बहुत करके हम लोग पढ़े, बहुकारक मल्टीपल फैक्टर, ये थॉर्नडाइक का है, थॉर्नडाइक का है, क्लियर है क्या? और एक समूह कारक है, ग्रुप फैक्टर, समूह कारक, तो समूह कारक थर्स्टन का है, किसका है, थर्स्टन, थर्स्टन का है। तो थर्स्टन में सा आ रहा है, सा थर्स्टन, सा समूह कारक। बहुकारक थोड़ा बहुत से थॉर्नडाइक। बहुबुद्धि, बहुबुद्धि गार्डनर है।
और समूह कारक थर्स्टन है। ये क्या पूछा है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये बहुबुद्धि पूछा है हार्वर्ड गार्डनर ने। क्लियर है, चलिए हार्वर्ड गार्डनर। The theory of multiple intelligence was proposed by Howard Gardner in 1983. He suggested that intelligence is not a single ability but consists of multiple intelligent independent intelligence. जैसे क्या आपको क्या लगता है कि जिससे कोई पढ़ने वाला है वही होशियार है, जो सिर्फ पढ़ रहा है पढ़ने वाला ही होशियार है, 95-90% लाने वाला ही होशियार बच्चा है। वो अरिजीत सिंह जो इतना अच्छा गाना गा लेता है वो होशियार नहीं, विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी, इन लोग मान के चलो पढ़े नहीं होंगे अच्छे से, लेकिन क्या वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा तो होशियार नहीं है? क्या कोई एक डांसर राघव अच्छा होशियार नहीं होगा? ठीक है, कोई चित्र बना रहा है, पेंटिंग कर ले रहा अच्छा, वो होशियार नहीं है? कोई आर्किटेक्ट वो होशियार नहीं है? सब होशियार है, अपने अपने फील्ड पे है। ठीक, रोनाल्डो मैसी होशियार नहीं पढ़े होंगे तो सब होशियार है। उसी के बारे में बोला कि भैया इंटेलिजेंस को एक नहीं है सिर्फ पढ़ने के लिए, बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे फैक्टर। देखो लिंग्विस्टिक, जिसका भाषा पे अच्छा पकड़ है, राजनेता, हम लोग पॉलिटिशियन को गाली देते हैं, बहुत सारे ये अनपढ़ लोग हम पे राज कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें अलग प्रकार के इंटेलिजेंस है, हम सिर्फ किताबों तक सीमित हो गए। ये बात चुभने वाली जरूर है, लेकिन हम सिर्फ किताबों तक सीमित हो गए ना। ये बात चुभता जरूर है, लेकिन सच्चाई है। हम सिर्फ किताबी ज्ञान को इंटेलिजेंस मान के चल रहे हैं, हम पढ़ लिए, हमको ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, नहीं। पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत सारे स्किल सीखने होते हैं। ठीक है, चलो ये बता दूं, सहायक शिक्षक भर्ती कोर्स 999, मात्र 999 में हम अवेलेबल करा रहे हैं। बाकी क्लास से, बाकी कोर्सेज से बहुत कम फीस। हमारे यहाँ फुल सीजी वाला कोर्स देखोगे तो 6,000 रुपये में मिलेगा, बट इसको कवर करा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट तो हैं उसके फुल सीजी में जो कवर कराते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। और उसमें भी अभी भी ये कूपन कोड वैलिड है SUPER20। ठीक है, SUPER20। मैं इसको शुरुआत में 20 लोगों के लिए रखा था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने पर इसको एक्सटेंड किया, और अभी मैं बताता हूँ कि इसको यूज़ कितने लोगों ने कर लिया है अलग अलग कोर्सेज के लिए। 3-4 टाइम्स, अगर वहाँ से आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जूम कर करके, 20% ऑफ अप टू दिस अमाउंट 334 लोगों ने यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो कुछ ही समय के लिए और है ये, तो आप इसको यूज़ कर लें, 20% डिस्काउंट मिल जाए आपको। टेस्ट सीरीज भी अभी से दिलाएं। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी अभी से दिलाएं, इसमें 32 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, 8 फुल लेंथ टेस्ट है, और नए सिलेबस के हिसाब से उसको पूरा डिज़ाइन कर दें। ठीक है, तो इसको आप जरूर दिलाएं टेस्ट सीरीज, और ये कोर्स भी अवेलेबल है। कहाँ से दिलाएंगे? तो एप्लीकेशन है योगेन साहु क्लासेस, 100K प्लस डाउनलोड। सबसे पहली संस्था यही बनी थी कि 100 करने वाला है, यानी कि 1 लाख डाउनलोड। तो कंपटीशन के फील्ड में बहुत अच्छा नाम है योगेन साहु क्लासेस का, उसका लाभ जरूर ले, जो जो जुड़ रहे हैं लाभ लेते चल रहे हैं। और वो टेलीग्राम चैनल है, कोई पीडीएफ के लिए पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में पुराना वाला भी डाल देना, अभी वाला भी डाल देना। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म? अच्छा, एक और 11 रुपये वाला ना पीडीएफ, यूट्यूब पीडीएफ वाला कोर्स है, वो रख लेना खरीद के, ज़्यादातर पीडीएफ अपन उसमें भी डाल देते हैं, है ना। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान रखना, ये ऑर्गन, स्किन एक ऑर्गन है कि नहीं है? स्किन, ये स्किन ऑर्गन है कि नहीं है? सबसे बड़ा ऑर्गन यही। तो स्किनर से आप नाम याद रखना, बीएफ स्किनर। ठीक है, बीएफ स्किनर। तो स्किनर, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने लिखा? स्किनर ने लिखा। ठीक है, याद रहेगा, स्किनर। और देखो, और मिलते जुलते मैं और बता देता हूं, एक ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्मिक मॉडल है, ऑर्गेनिज्मिक मॉडल है, ये मिलता जुलता नाम है, लेकिन वो स्किनर नहीं है। तो बोले सर वो कौन है? वो आसुबेल है, आसुबेल करके नाम है, वो ऑर्गेनिज्मिक मॉडल दिए थे। ठीक, चलो फिर पावला वाटसन, सब के कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, हम उसको धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में अभी क्या, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, जैसे थॉर्नडाइक का बता दिया 4-5 लोग, वैसे ना याद करने के लिए हूँ, और वहीं पे आपको एज मिलेगा, बता दे रहा हूँ। ये कितने बार, कई सालों सालों से बच्चे पढ़ते हैं, और लास्ट में एग्जाम में वही गलती कर रहे हैं, यार थॉर्नडाइक का था मल्टीपल फैक्टर, मैं गार्डनर मार दिया। मिलते जुलते है ना, कन्फ्यूजिंग है, तो याद नहीं रख पाते। So B.F. Skinner wrote the book The Behavior of Organism in 1938. In this book, he introduced the concept of operant conditioning, explaining that behavior is shaped by its consequences such as reinforcement and punishment. जो बिहेवियर है चेंज हो जाता है। अभी खैर उसके एकदम डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्कूल एंड सोसाइटी? स्कूल एंड सोसाइटी, देखो स्कूल में हम जाके क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, है ना, स्कूल और समाज। हालांकि देखो उसको हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन है ना, उसको भी स्कूल एंड सोसाइटी करके किया हूँ, क्योंकि हिंदी में ऐसे लिख के दे देगा तो स्कूल और सोसाइटी, मेन किताब तो उसी नाम से छपी ना। तो चलो ठीक है, स्कूल और समाज, अगर और हिंदी में पढ़ना है तो स्कूल और समाज, स्कूल और समाज ये किताब है। स्कूल में हम लोग जाके क्या करते हैं?
स्कूल में जाकर टीवी देखते हैं। क्या करते हैं? टीवी। बोले सर टीवी, हाँ, तो टीवी से आगना जॉन डीवी, टीवी से क्या रखेंगे? डीवी। तो स्कूल और समाज नामक किताब किसने लिखी? जॉन डीवी ने लिखी। किसने लिखा है? जॉन डीवी ने लिखा है। ठीक है, स्कूल समाज। और स्कूल में जाके हम सोचना सीखते कि नहीं सीखते? पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो हाउ वी थिंक किताब, हाउ वी थिंक, ये भी किसने लिखा है भैया? जॉन डीवी ने लिखा है। जॉन डीवी भाई साहब ने लिखा है, याद रहेगा। स्कूल समाज जॉन डीवी। लेकिन एक और बचपन और समाज है, उस पर कंफ्यूज मत होना, बचपन और समाज। तो बचपन इरिक्सन, बचपन इरिक्सन राइम करता वर्ड है, एरिक, एरिक एरिक्सन। तो बचपन वाला एरिक्सन है, एरिक एरिक्सन। बचपन वाला कौन सा है? एरिक एरिक्सन। बोले साला ये एरिक्सन का नाम और कहीं सुना सुना लग रहा है। जी बिल्कुल सुने हो। जैसे एक मनोविश्लेषणात्मक वाला थ्योरी आता है, साइकोलॉजिकल वाला, वो सिगमंड फ्राइड से जुड़ा हुआ है। नव वाला जो वर्ड आया था, नव, तो नया, उसको ऐसे याद किए थे, नया नया, एक से सेक, नव। तो वो एक से सेक करके मैं रिलेट करा के याद कराया था, जब भी कभी पढ़ाऊंगा तो वो एरिक एरिक्सन, नव वाला भी वो एरिक, नया मतलब एक से सेक आइटम, नया नया आइटम बोलते नहीं, तो एक से सेक से एरिक एरिक्सन याद किए थे, नव विश्लेषण। हालांकि नव वाले में और भी बहुत सारे नाम जुड़ते हैं, यूंग जूंग वाले। ठीक है, ठीक है, फिलहाल ये स्कूल एंड सोसाइटी याद रहेगा। स्कूल सोसाइटी, स्कूल सोसाइटी जॉन डीवी, हाउ वी थिंक किताब जॉन डीवी लिखा हुआ है। लेकिन बचपन और समाज, स्कूल और समाज जॉन डीवी, बचपन और समाज एरिक एरिक्सन। क्लियर है क्या? ये सब क्या है, थोड़ा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा ना, बहुत कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग है। जैसे अब ये दो तीन मिलते जुलते आ गए, तो मुझे और एक बता दे, थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत। थ्योरी ऑफ लर्निंग, एक है कंडीशन ऑफ लर्निंग, कंडीशन ऑफ लर्निंग, और एक स्टेजेस ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट है, स्टेजेस ऑफ लर्निंग, अधिगम के अलग अलग चरण। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग, कंडीशन ऑफ लर्निंग और स्टेजेस ऑफ लर्निंग सब अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये स्टेजेस ऑफ लर्निंग वाला ब्रूनर है, ब्रूनर। ठीक है, कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट गेने, रॉबर्ट गेने, और थ्योरी ऑफ लर्निंग ये हिलगार्ड है, हिलगार्ड। ठीक है, तो इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से क्या होता है? नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज, शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। नॉलेज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, शिक्षार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, या शिक्षक के निर्देशों के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। इसका सही आंसर है शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। ठीक है, कैसे बोले? तो प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की अवधारणा जॉन डीवी ने दी थी। ये भी देखो, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की अवधारणा जॉन डीवी ने दी। इसमें शिक्षार्थी स्वयं अनुभव, गतिविधियों, चर्चा और समस्या समाधान के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, केवल ज्ञान देने वाला कि नहीं, गाइड कर रहा है। बाकी सब लर्नर क्रिएट कर रहा है, वो इन्वायरमेंट से देख के सीख रहा है, वो टीचर जो बता रहा है उससे खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम की भी कंसेप्ट किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया। ठीक है, प्रोग्रेसिव कंसेप्ट, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, उसको ऐड कर लेना ऊपर, अपन दुनिया भर के जो दो ठोक किताब देखे उसी में प्रोग्रेसिव क्लासरूम वाले याद रखना। ठीक है, क्योंकि देखो इसको याद रखने का तरीका, मैं क्या ऐसे नोट्स बनाते रहता हूँ, तो अपने भी फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, जो भी जितने भी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं ना, सब एक साथ लिख लेने से हमेशा याद रहेगा। ठीक, तो क्लासरूम, अभी हम लोग स्कूल जाके क्या देखे? टीवी देखे। तो स्कूल एंड सोसाइटी यानी कि स्कूल और समाज जॉन डीवी, वहां जाके सोच रहे हाउ वी थिंक जॉन डीवी, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का कंसेप्ट जॉन डीवी। तो ये याद रह जाएगा, रिलेट करें तो क्लास स्कूल, स्कूल जाकर टीवी देख रहे हैं, क्लास जाकर टीवी देख रहे हैं, ऐसा रखना। देखो इसमें कुछ और कीवर्ड्स हैं, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये कुछ अलग अलग कंसेप्ट आया था ना हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसलिए मैंने बता दिया। देखो प्रोग्रेसिव क्लासरूम का कंसेप्ट किसने? जॉन डीवी ने बोला। उसमें खुद बच्चा कर करके सीख रहा है, स्वयं ज्ञान का निर्माण कर रहा है। द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम हिज या हर पेरेंट आर कॉल्ड, देखो क्या है, जैसे बोलते हैं ना, ये अपने बाप पे गया है, ये अपनी माँ पे गई। ठीक है, बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाकई में माँ बाप के गुण आते हैं बच्चे में। ठीक, तो वो प्रक्रिया क्या कराती है भाई? हेरिडिटी, अनुवांशिकता, वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुण जो बच्चों को अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त होते हैं, क्या कहते हैं? अनुवांशिकता, हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड रिसीव्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स थ्रू जीन्स। ट्रेड्स सच एज हाइट, भैया देखो ट्रेड्स मतलब क्वालिटी होती है ना, तो हाइट हो गया, आँख के कलर हो गए, स्किन का कलर हो गया गोरे, इंटेलिजेंस
पोटेंशियल एंड सर्टेन पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। ये सब कहाँ से आ जाते हैं? माँ बाप से मिल जाते हैं बच्चों को, हैं। तो क्रोमोसोम और जीन अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, जबकि इन गुणों की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहा जाता है। ठीक है। अब हेरिडिटी क्या है? गुणों का विरासत में मिलना। जीन्स क्या है? अनुवांशिकता की इकाई है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। और क्रोमोसोम जीन के वाहक है, कैरियर्स हैं। हेरिडिटी गिव्स द ट्रेट, और जीन्स कैरी द इंफॉर्मेशन एंड क्रोमोसोम्स कैरी द जीन्स। हेरिडिटी गिव्स द ट्रेट्स, जो क्वालिटीज आती हैं, गुण जो आते हैं। फिर जो जीन्स है कैरी द इन्फॉर्मेशन, वही सूचना रखता है, और उस जीन को कैरी कौन करता है? क्रोमोसोम करता है। तो ये सब बेसिक पॉइंट याद रखना, साइंस का भी कवर हो जाएगा। ठीक है। और ये कोर्स वगैरह तो मैं बता दिया। देखो इस बार मत चूकना आप। फिर अब ये इसके बाद अभी ये जैसे तैसे ले दे के तो ये वैकेंसी निकाली है, फिर नेक्स्ट अभी ये इसका पोस्टिंग होने में बहुत टाइम लगेगा, आपको बता दो। तुरंत तुरंत तल पर पोस्टिंग देनी, उसको खींचेंगे लंबा, वो चुनाव टाइम तक हो सकता है खींच दे। और ये हो सकता है कि फिर चुनाव टाइम में फिर नया वैकेंसी निकाले, हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो यह है कि जितना है अभी निकाल लेना, छोटी मोटी गलती मत कर लेना। और ये 800,000 रुपये के लिए ज़्यादा मत सोचना, ठीक है। कभी नहीं सोचना। वो इंस्टाग्राम आईडी आप उसको जरूर फॉलो कर ले, उस पेज को। ये एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लें। और कोई समस्या आता है ना, तो इस कोर्स खरीदने संबंधी कोई समस्या है, 8770123687, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करें 8770123687। ठीक है। Who is described as the father of scientific study of adolescence? किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक, दरअसल एक किताब भी है, किशोरावस्था वाली किताब भी है, वो भी इसी व्यक्ति ने लिखी है, स्टेनली हॉल ने। और किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? मुझे डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलेंस। ये दोनों एक ही नाम मिलेगा, स्टेनली हॉल। तो किशोरावस्था वाले से याद करना। तो किशोरावस्था मतलब मैं क्या है, एक एकदम बच्चे हो गए, कैडल्ट हो गए, बीच वाली स्थिति किशोरावस्था हो गई। लेकिन इसको मैं कैसे याद करें? जब हम लोग थोड़े छोटे, एकदम भी छोटे नहीं तो उसमें कुछ समझ नहीं, एकदम बड़े भी नहीं, बीच किशोरावस्था में, तो हम लोग क्या, कोई भी ऐसा देख रहे तो ऐसे हिलाते हैं हाथ, हाथ तो रहे, कोई भी हाई बाय कर रहे हैं, ऐसे आप रिलेट कर लेना। जो क्या पहले दिमाग में, माइंड में जो इमेज जब बन जाए, हाँ किशोरावस्था में ऐसे ऐसे हिलाते बोले, तो किशोरावस्था हिलाते से ना हॉल, स्टेनली हॉल। क्या बचपन में कोई गाड़ी दिख गया, हाई बाय कर दी, वैसे आप रिलेट कर लेना। तो किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? तो हॉल, स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल का बहुत जगह नाम जुड़ा है, बट फिलहाल अब लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो जहां जहां स्टेनली हॉल है वो 3-4 बता दूंगा, हमेशा याद रखोगे आप। जी, स्टेनली हॉल इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलेंस। इन 1904 ही पब्लिश द फेमस 2 वॉल्यूम बुक एडोलेंस। देखो किताब भी, किताब की भी बात की, किशोरावस्था उन्हें, विच मेड एडोलेसेंस अ डिस्ट्रिक्ट फील्ड ऑफ साइंटिफिक स्टडी। स्टेनली हॉल को किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1904 में एडोलेसेंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की, जिसके कारण किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। अब क्या बोल रहे हैं? स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था होती है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर तीव्र परिवर्तन हो, चेंज होते हैं ना, हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, सामाजिक स्तर पर भी चेंजेस होते हैं, उनके बिहेवियर में बदलाव हो जाता है। ठीक है। उनकी सोच में परिवर्तन आने लगता है। ठीक। इमोशनल सबसे ज्यादा भैया दिक्कत वहीं पे आती नहीं, प्यार हो जा रहा बोले किसी से। तो एडोलेसेंस, किशोरावस्था, ये टर्म है हिंदी इंग्लिश के, इसको देख लीजिएगा। तो स्टॉमन स्ट्रेस को भी ना वहीं से ध्यान रखना आप। स्टॉमन किशोरावस्था में आता है, स्टेनली हॉल वहीं से अपना में। फिजिकल ट्रेड सच एज द कलर ऑफ आई एंड ARR, शारीरिक लक्षण जैसे आंखों और रंग, बालों का रंग क्या है, इनहेरिटेड है। तो ये इनहेरिटेड ही होना चाहिए। ठीक है, इनहेरिटेड, ऑप्शन ए। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, बता चुका हूँ, एक बार और पढ़ लीजिएगा आप उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेरिटेड फिजिकल, नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूँ ताकि आपको ज़्यादा मशक्कत करना ना पड़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक शारीरिक लक्षण है? इसका PDF मैंने बताया कि आप टेलीग्राम चैनल जो योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से है, एक वहाँ से ले सकते हैं, और एक YouTube PDF करके कोर्स है। तो टेलीग्राम में फिर कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पुराने PDF नए PDF, तो YouTube PDF में ज़्यादातर जो जितने भी वीडियोस YouTube पे डालते हैं उसको इधर अरेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक। तो अभी एक फोल्डर बना के उसमें अरेंज कर देंगे, सहायक शिक्षक भर्ती नाम से। उसमें फिर वो सब्जेक्ट वाइज और एक जो प्रैक्टिस सेट है वैसे फोल्डर बना देंगे, तो आप उसको देख लेना इजली। अभी किसकी बात कर रहे थे? फिजिकल, तो ब्लड ग्रुप वहीं से आता है ऊपर भैया। कुछ बीमारी भी अनुवांशिक होते हैं कि नहीं, जेनेटिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश? अब ये देखो बाइलिंगुअल नहीं है इसलिए क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश का आ गया। ये इस बार 9 क्वेश्चन थे सीडी में, पिछले बार 10 कराया था, इस बार 9 कराया, अब इंग्लिश वाला हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल? एक केवल आपको, सर आपने कई एग्जाम दिलाए होंगे, हो सकता है इस फील्ड से जुड़े होंगे तो इतना बेसिक आइडिया होगा, लेकिन मैं बता दूं, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना नहीं, आपको इंग्लिश निकालना नहीं, इंग्लिश बच्चों को पढ़ाना कैसे है उसको भी सीखना है। वही तो इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राथमिक उद्देश्य है किसका? टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री मतलब बेसिक लेवल में
प्रारंभिक स्तर पर इंग्लिश पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, टू मेमोराइज ग्रामर रूल, टू ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग, टू फोकस ओनली ऑन राइटिंग स्किल। नहीं, इंग्लिश पढ़ाने का या राइटिंग स्किल से कोई लेना देना नहीं, ट्रांसलेट करने का कोई लेना नहीं, मैं ग्रामर रूल नहीं, टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, कि हम बात कर सके भैया, वो स्किल डेवलप करे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल इज टू हेल्प लर्नर डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, द एबिलिटी टू लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट इफेक्टिवली इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, ग्रामर क्या है? तो ग्रामर को भाई हम लोग उसको और एनहांस कर रहे हैं, स्किल को क्या कर रहे हैं? एनहांस कर रहे हैं, समझ लो, समझे बात? चलिए, अब एक पैसेज है, पैसेज आधारित क्वेश्चन है। अभी थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट पैसेज डलवा रहा हूँ, आगे चल के लंबे पैसेज डलवाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन वाला। अभी पैसेज देखो 11 और 12 दो क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हैं। रिया वॉज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया, डिलीजेंट। अब यही वहीं से पूछेगा डिलीजेंट मतलब क्या होता है, डैट याद रहेगा तो भी, नहीं तो उसके आगे पीछे का कंटेक्स्ट देख के ना हम इजिली जज कर सकते हैं। देखो कैसे, खाली डिलीजेंट का मतलब क्या होता है ये पूछ देगा ना, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिलीजेंट, तो आप नहीं बता पाएंगे कि यार वो मेहनती है। लेकिन उस आगे पीछे पूरे पैसेज को देखेंगे तो कंटेक्स्ट समझ आ जाता है कि किसकी बात की जा रही है। हु बिलीव्ड दैट सक्सेस कम थ्रू हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी, तो यहीं से भाई जो ये बिलीव कर रही है, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी में बिलीव कर रही है, तो डिलीजेंट मतलब उसका नेचर इसमें झलकना चाहिए। वैसे आप जस्ट कर सकते हैं, तो भाई वीक, लेजी और केयरलेस है तो जस्ट अपोजिट हो गया, हार्ड वर्किंग ही ऑप्शन दिख रहा है। तो मैंने बोला देखो, जरूरी नहीं कि आप एज इट इज आंसर मालूम हो, आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, यही आर्ट होता है। एग्जाम निकालना एक आर्ट है, याद रखना, एग्जाम निकालना क्या है? एक आर्ट है। शी ऑलवेज कंप्लीटेड हर असाइनमेंट ऑन टाइम, हमेशा वो अपना असाइनमेंट टाइम पे कवर करती है। एंड हेल्प्ड हर क्लासमेट वेन एवर दे फेस डिफिकल्टी, और हम जैसे होते हैं ना, कई होशियार लोग हैं, हमारे होशियार दोस्त तो कमीने होते थे, वो बना लिए प्रोजेक्ट, बना लिए, कुछ क्वेश्चन समझ आया अपना खुद सॉल्व कर लिए, कभी हेल्प नहीं करते थे। हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं मिले भाई, बच्चे बदमाश थे। ठीक है, इसलिए मैं तो वो कोड बनाया था, स्कूल ऑफ इन्फेंसी कैमिनेस, पिछले लेक्चर में देखे ना, तो हमारे स्कूल में कमीने कमीने लोग थे, तो कैमिनेस वही से कोड बनाया। बट फिलहाल ये अच्छी बच्ची है रिया, वो अपना काम खत्म करने के बाद दूसरे काम खत्म करने में मदद करती है भाई। हर टीचर अप्रिशिएटेड है, अप्रिशिएट करना मतलब तारीफ करना, अप्रिशिएट करना मतलब बढ़ावा देना, अप्रिशिएटेड जनरस नेचर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑल्दो सम टास्क वेयर चैलेंजिंग, रिया रिमेंड काम एंड डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उसको भी देख लेते भाई। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड जनरस, जनरस मतलब उदार। अब इतना हेल्प कर रही तो क्या होगी, वो उदार ही होगी, लेकिन अब उसको उदार का क्या बोल दिया? एंटोनिम। कभी कभार ये ना सिनोनिम और एंटोनिम पे ध्यान दो, हमको एंटोनिम पूछ जाता है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति रहती है सिनोनिम चूज करने की, तो उसको ध्यान देना। तो जनरस मतलब उदार होता है, तो काइंड इसका अपोजिट वर्ड पूछा हुआ है, हेल्पफुल तो होगा नहीं, फ्रेंडली होगा नहीं, सेल्फिश, स्वार्थी। एक उदार है भाई, सबकी हेल्प कर रहा है, एक ठीक उल्टा जो अपने बारे में सोच रहा है उसको क्या बोले? सेल्फिश बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डेवलप स्पीकिंग स्किल इन इंग्लिश? कौन सा सबसे इफेक्टिव है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, मेमोराइजिंग ग्रामर रूल, कॉपिंग पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ये देखो ऑप्शन पढ़ के आपको समझ आएगा कि साला ये सब तो नहीं हो सकता, चांसेस कम है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, मैं बता दूं, स्पीकिंग, जैसे आपको गाड़ी चलाना सीखना है ना, तो गाड़ी चलाना पड़ेगा। आपको तैरना सीखना है ना, तो पानी में कूदना पड़ेगा और तैरना पड़ेगा, हाथ पैर मारना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। वो आप घर बैठे नहीं सीख सकते। और आप बोलेंगे कि मुझे इंग्लिश सीख जाना है, और कई लोग देखो क्या ग्रामर पढ़ने बैठते हैं। स्पोकन इंग्लिश अलग होता है, रिटन इंग्लिश अलग होता है। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है ना, तो बोलना पड़ेगा, जैसे जैसे टूटा फूटा पढ़ो, लेकिन बोलो, बोलो जरूर। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, स्पीकिंग इज, देखो स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव व्हेन लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रियल लाइफ कन्वर्सेशन डिस्कशन। इसलिए क्या कराते हैं, कहीं देखना, अगर कोई एक अच्छा स्पोकन इंग्लिश का टीचर है ना, एक अच्छा स्पोकन इंग्लिश का टीचर है, एक अच्छे स्पोकन इंग्लिश का टीचर है, तो वो ग्रुप डिस्कशन करवाएगा, बोलने का मौका देगा। ग्रामर को ग्रामर भाड़ में जा, बोले तुमको रिटन इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, बोले स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूँ। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी इन इंग्लिश? अब देखो, हाँ, वोकैबुलरी पढ़ाने का क्या कंसेप्ट है? टू मेमोराइज डिक्शनरी मीनिंग्स ओनली नहीं, टू एनेबल लर्नर, जहां जहां पे ओनली ओनली वर्ड दिखता है ना, वो थोड़ा एक नेगेटिव टर्म हो जाता है, जवाब को वो सीमित कर देता है, उसको स्कोप लिमिटेड कर देता है। तो ओनली ओनली वाले ना वर्ड, इसको ट्रिक याद कर लेना, वो बहुत कम आंसर होते हैं, 99% ओनली ओनली वाले वर्ड नहीं होते आंसर। ठीक है, इतना रखना। टू एनेबल लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड यूज वर्ड अप्रोप्रिएटली इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, जी बिल्कुल, ये सही हो सकता है। ठीक है, तो ये ही आंसर सही है। वोकैबुलरी टीचिंग एम टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड यूज देम करेक्टली इन डिफरेंट कंटेक्स्ट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, कंटेक्स्ट भी मैटर करता है। अब हिंदी में एक वर्ड बोल दिया सड़क, खराब, तो भाई सब्जी के खराब होने का अलग सिचुएशन,
हेल्थ खराब होने का अलग सिचुएशन, ठीक है। कोई माहौल खराब हो जाता है उसका अलग सिचुएशन, परिस्थिति खराब हो रही है उसका अलग अलग वर्ड है। तो ये सब अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है। विच द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइस, अब ये कंप्यूटर का आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी भी मेमोरी बिजली बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रखती है? तो देखो जितने भी प्राइमरी मेमोरी है ना, मैं आपको कल मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया, तो मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में 4 मेमोरी आते हैं, रैम, रोम, रजिस्टर और कैश। जितने भी प्राइमरी मेमोरी है उनको टेम्पररी मेमोरी भी बुलाता है। क्या बुलाता है? टेम्पररी मेमोरी। क्या बुलाता है? टेम्पररी मेमोरी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका डेटा उड़ जाता है, जैसे ही बिजली सप्लाई बंद हुआ उनका उनमें जो प्रोसेसिंग हो रहा है डेटा वो सब उड़ जाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी को जो टेम्पररी मेमोरी बोल देते हैं ना, उसका एक अपवाद एक्सेप्शन है। तो कौन सी मेमोरी बिजली बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रखती है? रोम। रोम आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन डी, रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूं तो इसको ये याद कराता हूं, देखो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स, क्लोज सोर्स पेड वाला, ओपन सोर्स फ्री वाला। तो कोई भी चीज फ्री मिलती है तो लाइन लग जाता है, नहीं लग जाता? कभी आप देखे होगे ऐसा रेस्टोरेंट होटल बहुत जो चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल एक एवरेज स्थिति हम देखेंगे तो होटल चूंकि पेड वाला है तो सबको तुरंत जा रहे हैं, खाना मिल रहा है, बैठ रहे हैं, ठीक, सबको मौका मिल जा रहा है। कभी आप देखे होगा खाना खाने के लिए लाइन लगाए 1-2 किलोमीटर, नहीं। लेकिन जो भी चीज़ फ्री मिल जाती है, भंडारा हो गया, कोई भी चीज़ फ्री मिल रही तो फ्री मिलने के लिए लाइन लगाना पड़ जाता है, लाइन लगता है। तो जो भी चीज़ फ्री मिलती है लाइन लग जाता है। तो लाइनक्स या लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं ऐसे उसको याद किया हूँ। हमेशा वैसे ही ध्यान रखना, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ये आपके शिक्षक भर्ती वाला छोड़ दो, सीजीटेट, इसमें तो पूछा ही जाता है, नॉर्मली आप एग्जाम में भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क में उपकरणों को स्वतः आईपी एड्रेस प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क उत्तरदायी है भाई? एफटीपी, एसएमटीपी, सारे प्रोटोकॉल हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएनएस और डीएचसीपी। तो डीएचसीपी है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये होस्ट करता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या करता है? असाइन करता है क्या? आईपी एड्रेस। तो नाम से ही क्लियर है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को स्वतः आईपी एड्रेस तथा अन्य आवश्यक नेटवर्क सेटिंग्स, ये जैसे सबनेट हो गया, ये डैश 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 एग्जांपल प्रदान करता है। इसके प्रत्येक डिवाइस में आईपी एड्रेस को मैनुअली सेट करने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है क्या? चलो 2-3 अब छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो कूट वाले सवाल के लिए भी आपको अभी से रेडी होना पड़ेगा, है ना। पिछले कुछ एग्जाम देखे नहीं, सीजी टेट, सी टेट, ये सब वाले थोड़े सब वैसे पूछे जा रहे हैं, हार्ड कर दे रहे हैं। तो ये शासक है और उनकी पत्नी का नाम है, ये सब भी पूछ दिया जाता है, लेकिन कूट में है एक साथ 4 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे। रत्नदेव, तो रत्न में आ रहा है नाना, तो इनकी पत्नी का नाम यहाँ कहाँ है? रत्नदेव, रत्न, नाना से नोनल्ला, रत्न में नाना आ रहा है। आप राज करेंगे, किस पे राज करते? पृथ्वी पे, सारे पृथ्वी पे मेरा राज होगा, तो पृथ्वी वाले देखना राजल्ला है, राज करने से राजल्ला। रत्न, नाना, नोनल्ला, पृथ्वी में राज करेंगे राजल्ला। जाजल देव में एकदम लाछल्ला, जाजल लाछल्ला। और जगत देव सोमल्ला। पूरे जगत के लोग सोमवार को पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सोमवार को जब से प्रदीप मिश्रा जी आए हैं वैसा प्रमोट किए, तो जगत देव सोमल्ला, वो आप फिर जमा लेना उसको, है ना। सूबेदार विठल राव दिनकर का कार्यकाल क्या था? तो ये 1790 से 96 था। ये क्या है? सूबेदार है। सब माही विभा के बससिया करके एक मैं कोड बनाया था, हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो सब माही विभा, जैसे सब माही विभा के बससिया, बससिया मतलब आप समझ लो दीवाने, बससिया मतलब विभान। सब माही, माही मतलब धोनी से, सब माही जितने भी माही है सब क्या है? विभा के दीवाने हैं, विभा के बससिया। तो सब से आज ना सूबेदार, सबसे क्या याद रखेंगे आप? सूबेदार। माही से महिपत, महिपत राव दिनकर, तो पहले ये सूबेदार थे महिपत राव दिनकर, जिनका आनंदीबाई के साथ संघर्ष हुआ, महिपत राव दिनकर। वी से विठल राव दिनकर, वी से विठल राव दिनकर। फिर भ से भवानी कालू, केशव गोविंद, बिकरम, सखीराम, सीताराम, टंटी, यादव, दिवाकर, ये सब लाइन से क्या है? सूबेदार है। इसका 90 से 96 कार्यकाल है। फिर 20वां क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मनीष सर क्लास लेंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। और मैं बता दूं, अभी से आप टेस्ट सीरीज परचेस करके उसको दिलाना चालू करें, है ना, अभी से दिलाना चालू करें। इंतजार मत करो कि नहीं नहीं मैं लास्ट टाइम में खरीदूंगा, ऐसा नहीं। ये आखिरी क्वेश्चन, फिर आगे कमान मनीष सर संभालेंगे। निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। जजालदेव ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया। रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और जाजलदेव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मैं इसमें आपको एक टेबल दे देता हूं।
1 2 3 करके याद रखना। ये लाइन से मैं नाम लिखता हूँ, एक तरफ जाजल देव प्रथम, ये 1 2 और 3, फिर ये है पृथ्वी देव द्वितीय, फिर एक है रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय, और एक बाहर से और याद रख लेना, बहारेंद्र साय, बहारेंद्र साय। ठीक है, तो बहारेंद्र साय जो है महामाया मंदिर के सभाग, महामाया मंदिर दूसरे बनाए, रत्नदेव महामाया मंदिर कोई और बनाया, महामाया मंदिर, लेकिन इसके सभागृह का, महामाया मंदिर के सभागृह, सभागृह का निर्माण किसने कराया? बहारेंद्र साय। तो सभागृह कहाँ होगा? बाहर में होगा, मंदिर प्रांगण के बाहर में होगा, ऐसे याद कर लेना। तो बहारेंद्र साय महामाया मंदिर के सभागृह का। जाजल्य देव ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण, तो ठीक है, तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया, पाली के शिव मंदिर का निर्माण, पाली के शिव मंदिर, जाजल्य देव। पृथ्वीदेव द्वितीय, ये खुद नहीं है, इनके सेनापति है जगतपाल, इनके कौन है? सेनापति, सेनापति जगतपाल। तो इसने राजू लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बनाया कोई और है ना, राजू लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार बनाया किसी और ने, बनाया विलासतुंग ने, नलवंशी राजा थे विलासतुंग, उन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन जीर्णोद्धार किसने कराया? पृथ्वीदेव द्वितीय ने नहीं, उसके सेनापति जगतपाल ने। तो ये पहला स्टेटमेंट तो इस हिसाब से सही हो जाता है। जजल्य देव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया, तो पाली के शिव मंदिर, ये भी ठीक है। रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, तो ये खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, खरौद है, लक्ष्मणेश्वर और सॉरी दोनों मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ये निर्माण ना होकर ना, निर्माण ना होकर जीर्णोद्धार है, ठीक है, यही है सर। जीर्णोद्धार निर्माण क्या है? जाजल्य देव प्रथम, चलो ठीक, जीर्णोद्धार है, ठीक है, निर्माण नहीं है, यही है एक। निर्माण किसी और ने कराया, ये सारे जीर्णोद्धार है। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जाजल्य देव प्रथम ने, द्वितीय ने राजू लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, निर्माण विलासतुंग ने कराया। रत्नदेव तृतीय ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर और शौरी मंदिर, ठीक है, और बहारेंद्र साय ने महामाया मंदिर के सभागृह का निर्माण कराया। तो ये जितने भी है सब जीर्णोद्धार वाले, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है 1 3 और 4। क्लियर? चलो अब 21वें क्वेश्चन से चालू हो जाता है मनीष सर का पार्ट, ठीक है, मनीष सर भी भिड़े हुए हैं आपको, ये नहीं हाँ भाई जो जुड़ गया मनीष सर के साथ बोले वो पार कराना ही है, नहीं है, ठीक है, सहायक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती निकलवाना ही है। चलो देखो नेक्स्ट, देखो 21 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है भाई। कक्षा 4 की गणित शिक्षिका सुश्री एस्टा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाफल दिया। ठीक है, वे अपने विद्यार्थियों को वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के खाली स्थान स्तर का आकलन कर रही है। ये एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, जिसमें ये बोलते हैं कि जितना ज्यादा बच्चे एनालाइज करेंगे, है ना, जितना विश्लेषण करेंगे, उसके हिसाब से इन लोग को रिजल्ट बेहतर तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो कहीं पे विश्लेषण टाइप का है क्या? देखो ज्यामितीय आकृति रहेगा तो उसको क्या करेंगे भाई? विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे। कहाँ पे है? देखो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 22 नंबर का, प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि आरंभ हो खालिस्तान से। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में बताया गया है,
तो मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसको अगर मैं दो भागों में बांट दे रहा हूं तो क्या समझ रहे हो भाई, पूरा एक पार्ट है उसको दो टुकड़े में कर दिया गया है, मतलब इसको फ्रैक्शन से कैसे डिनोट करोगे, 1/2। ठीक है, यही चीज रहेगा अगर इसको मैं इस पार्ट में बांट दूं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना। तो ये आप जब जानते हो तब, ठीक है, कब जान रहे हो भाई, तो ये चीज आपके सामने में दिख रहा है, आंख के सामने में दिख रहा है कि कोई एक चीज है उसको कितने भाग में बांट रहे हैं, 4 भाग में बांट रहे हैं, 1/4। ठीक है, यहां पे देखो, तो ये चीज हो क्या रहा है भाई, ये सब दिखाता कौन है, तो यहां पे याद रखना, यहाँ पे दिखा कैसे रहा है, चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जैसे फ्रैक्शन कर रहे हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, जैसे एक सेब है, उस सेब को दो भाई खाएंगे, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा, एक भाई खाएगा और ये दूसरा भाई खाएगा, मतलब क्या किया जा रहा है, इसको विभाजित किया जा रहा है, भिन्न में बदला जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे देखो, प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो आरंभ हो, किससे आरंभ होगा, तो किससे आरंभ होगा भाई, इसको चित्र के माध्यम से दिखाओगे, चित्र के माध्यम से बताओगे। ठीक है, तब इसमें क्या निकलेगा भाई, प्रभावी शिक्षण का वो पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी क्या दिख रहा है, विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपण करके, तो अभी हम लोग चित्र के माध्यम से समझे उसके फ्रैक्शन को, इसके भिन्नों को, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। 23 नंबर का देखो, 23 नंबर का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार यह दृष्टि कथन की विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है, किन परिस्थितियों में सीखा जाएगा भाई, तो सबसे पहले क्या भाई, बच्चे इंटरेस्ट ले, उसमें एंजॉय करें। ठीक है, तो क्या होगा, एंजॉय मैथमेटिक्स। ठीक है, एंजॉय मैथमेटिक्स मतलब सीखने में क्या लें, आनंद ले बच्चे गणित को, तो ये क्या हो जाएगा, सही होगा। ये किसके अनुसार है भाई, तो यहाँ पे याद रखोगे, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के तहत। ठीक है, केवल क्या होगा, अब अगला देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। 23 का क्या होगा, ए सही होगा, 23 का ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख के भी समझ सकते हो, होनहार और मेधावी बच्चे अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत एवं हल करें। भाई सब विद्यार्थियों को लेकर के जाना है, केवल मेधावी विद्यार्थी को ही लेकर के जाना है, ऐसा तो गलत है। मतलब जहां पे सिर्फ दिखे, केवल दिखे, ऐसा ऑप्शन दिखे तो वो 100% चांस रहता है कि वो नेगेटिव थॉट दे रहा है और वो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन को क्या करोगे, सीधा सीधा आप यहाँ पे कट करोगे भाई। ठीक है, 24 नंबर का देखो, एक दर्जी ने कपड़े का एक थान 400 रुपए में खरीदा और सिलाई से संबंधित सामग्री, जैसे उससे संबंधित बटन है, धागे हैं, वो कितने में खरीद रहा है, 80 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, कितने में खरीदा है, 80 में खरीदा। इस प्रकार बने परिधान या ड्रेस को उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि इस लेन देन में 25% का उसको लाभ हो। तो इसमें क्या किया जाएगा, देखो 400 रुपया हुआ, क्या कर रहा है भाई, खरीद रहा है, सीपी उसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना पड़ेगा, सबसे पहले 400 में खरीदा उसको। ठीक है, और कुछ खर्चा कर रहा है क्या उसमें, हाँ बटन और धागे के रूप में वो किसने है भाई, 80 रुपया और इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं टोटल देखूं इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ जा रहा है, 480 पड़ जा रहा है। ठीक है, 400 रुपये में खरीदा और 80 रुपया ये धागा और बटन वाला खरीदा, समझ में आया ये 480। अब उसके बाद देखो अगला कहा क्या जा रहा है, इस प्रकार बने परिधान को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, किस मूल्य पर बेचना चाहिए, मतलब सेल करना चाहिए, तो एसपी बराबर क्या होगा भाई, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, 100। ठीक है, इससे क्या होगा, ताकि इस लेन देन में उसे 25% लाभ प्राप्त हो, कितना का प्रॉफिट हो भाई, 25% का लाभ प्राप्त हो, ये बोल रहा है। तो यहीं पे रख दो आप, सीपी कितना हो रहा है हमारा, देखो 480 रुपये का है। ठीक है, 100 प्लस माइनस एक्स मतलब कितने का लाभ हुआ है भाई, 125 का लाभ हो रहा है, डिवाइडेड भाई क्या होगा, 100।
25 चौं 100 जाएगा क्या, और ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, ठीक है। फिर किससे कटेगा, ये देखो 4 से कटेगा, 4 एक कम 4 दूनिया 8 शून्य, 12 पंचे 60, टोटल कितना हो जाएगा भाई, 12 पंचे 60 मतलब 600 रुपये। 600 रुपया उसका क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस होगा, मतलब वो इसमें बेचेगा तब उसको जा करके 25% का लाभ प्राप्त होगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 400 में खरीदा है, बटन और धागे को 80 रुपये में खरीदा है, मतलब टोटल खर्चा उसका कितना हो जा रहा है, 480 रुपया हो जा रहा है। अब उसको किस प्राइस पे बेचे कि उसको 25% का लाभ प्राप्त हो, तो कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला देखो सहायक शिक्षक के कोर्स के बारे में, तो इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको मिलेंगे, है ना। लगभग 12:30 बजे से क्लासेस चालू हो रही है, 6 साढ़े 6 बजे तक जा रहा है ना। यहाँ पे लगभग 7 से 8 घंटे का क्लास रोज चल रहा है, प्लस आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, जिसको और जल्दी कवर अप करना है तो वो रिकॉर्डेड क्लास देख ले, है ना। इसके साथ साथ हमारे संस्थान के द्वारा टेस्ट सीरीज भी लाया गया है, आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखो 25 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है भाई, स्क्वायर रूट के बारे में है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे देखो जब ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है तो इस डायरेक्शन से ऐसे बनाया जाएगा, है ना, डायरेक्ट यहाँ से मत बनाना। और इसके बारे में मैं बताया हूँ कि जब भी पॉइंट हो, मतलब किसके बारे में, रूट वाला है, तो रूट वाले में अगर यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कोई संख्या दिख रहा है, मान लो यहाँ पे 16 है, तो जब भी इसका आप क्या बनाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा भाई, ये एक पेयर का यहाँ पे एक संख्या आएगा, जैसे ये 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16, ठीक है। तो पॉइंट के बाद अगर दो संख्या दिख रहा है मतलब वो एक पेयर में काउंट होगा, यहाँ पे और दो संख्या रहता है तो और एक पेयर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, देखो 0.06 को 0 पॉइंट में क्या कर सकता हूँ भाई, 8 का दिख रहा है क्या, 8 का स्क्वायर, इसके साथ साथ मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको जोड़ सकता हूं, देखो 0 पॉइंट क्या करूंगा 1, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 0.9, कहां पे है, देखो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर है। 26 नंबर का देखो सेम ऐसी ही मेथड का यूज करना है, तो अपने को देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, ठीक है। तो मतलब अपने को पॉइंट के बाद कितनी संख्या चाहिए भाई, चार संख्या चाहिए, कितनी संख्या चाहिए, चार संख्या। और 841 का तो ये पहले से ही वर्गमूल दे दिया है, 29 होगा करके, तो लास्ट की दो संख्या क्या हो जाएगी भाई, 29, लास्ट की दो संख्या 29, और उसके बाद बचा क्या हो जाएगा, डबल जीरो, कहाँ पे दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, सही है, ठीक है। अब अगला देखो ईवीएस के कुछ सवाल, 27 नंबर का क्या बोला जा रहा है, एक ईवीएस शिक्षक प्राथमिक छात्रों को पशुओं के आश्रय विषय पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन का उपयोग कर सकता है, कौन सा ऐसा उपयुक्त संसाधन होगा जिससे बच्चे क्या कर पाए, सीख पाए। भाई सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि डायरेक्ट रूप से लेकर के, प्रत्यक्ष रूप से लेकर के उनको चिड़ियाघर में लेकर के दिखाओ, ठीक है। जितने भी चिड़ियाघर हैं उनको डायरेक्ट जा करके दिखाओ, ताकि वहां के रहने वाले जो आवास हैं, वहां का क्लाइमेट है, उस सारे चीज को वो समझ पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को हिसाब से आप देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है भाई, विभिन्न पशु आवासों पर एक लंबा निबंध, निबंध लिखवाने से होगा क्या, नहीं, है ना। ये थोड़ा एक क्या दे रहा है भाई, नेगेटिव थॉट दे रहा है अपने को। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, छात्रों को पशु आवास का सीधा निरीक्षण करने के लिए स्थानीय चिड़ियाघर का या प्रकृति जो पार्क है वहां पे ले जाएं। तो क्या किया जाएगा, डायरेक्ट आप चिड़ियाघर ले जाओ, वहां पे वो क्लाइमेट को समझ पाए, उसके आवास स्थल को देख पाए, ठीक है। तो उसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से उनको ज्ञान होगा, ठीक है। 28 नंबर का देखो, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कहानी और कविताओं के उपयोग की अत्यधिक सिफारिश क्यों की जाती है। प्राथमिक स्तर पर ये कहानी ज्यादा बताते हैं, है ना, मतलब भाई देखो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एक प्रकार से रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एंगेज रखने के लिए, ठीक है, इसलिए किया जाता है। 28 नंबर का सवाल देखो, तो क्या होगा भाई, कहानी सुनाओगे तो बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी, है ना, एक तो, और उसमें रुचिकर होगा वो,
कि चीजों को सुनेंगे तो हाँ ये कहानी के बाद आगे क्या होगा, है ना, ऐसे लगता है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको जो प्रासंगिकता है उसको रियलिटी से जोड़ने के लिए, वास्तविक अनुभव से जोड़ने में मदद करता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, सीखने को प्रासंगिक बनाने और अवधारणाओं को छात्रों के वास्तविक अनुभवों से जोड़ने में मदद करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई, सही होगा। ठीक है, जल की कमी के संबंध में समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक ईवीएस शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। ईवीएस शिक्षक को रणनीति क्या अपनानी चाहिए भाई, जल का यहाँ पे देखो वेस्ट हो रहा है ना, वाटर वेस्ट हो रहा है या जल की कमी हो रही है, तो उसको कैसे किया जाए। पहले तो वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए उसको, है ना। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, देखो छात्रों से पानी बचाने पर एक सुंदर पोस्टर बनाने के लिए कह सकते हो, केवल पोस्टर लगा करके ये चीज को कमी को दूर किया जा सकता है कि नहीं, उसमें जब तक जागरूकता ना हो तो वो चीजों को नहीं समझेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो पानी का सूत्र और उसका क्वथनांक, ये तो सबसे वाहियात ऑप्शन है, पहले ही ये डिलीट मारो इसको। डी नंबर का ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, छात्रों से उनके स्कूल या कॉलोनी में पानी की बर्बादी की जांच करने और स्थानीय समस्या सुलझाने के लिए कहना। ठीक है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पानी बर्बाद क्यों हो रहा है, सबसे पहले ये चेक करो, फिर उसका क्या करो भाई, समाधान खोजो, उपाय खोजो। ठीक है, अगला देखो 30वें नंबर का सवाल, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में मानचित्रण कौशल मैपिंग स्किल का यूज क्या होता है। देखो मैपिंग स्किल का विकास एक छात्र को क्या समझने में मदद करता है। मैपिंग स्किल क्या समझने, यहाँ पे देखो मैप का जो स्किल है वो क्या समझने के लिए यहाँ पे यूज होगा भाई। तो पहला ऑप्शन देखो स्थानों की सापेक्ष स्थिति, मैप से मान लो मैं यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ का मैप बना, ठीक है, चलो ये वाला क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का मैप हो जाएगा मान लो। ठीक है, तो ये मैप से अपने को देखने को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे यहाँ पे कोई वाटरफॉल है, ये चित्रकूट वाला आपका एक प्रकार का क्या है, वाटरफॉल है। ठीक है, कोई खनिज है, महानदी यहाँ से निकल रही है इस तरह से। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या होगा, ये सारा चीज होगा क्या, देखो मैपिंग स्किल इसको सिखा रहे हैं, मानचित्रण कौशल सिखा रहे हैं, तो वो लोकेशन समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ से कोई नदी निकल रही है, यहाँ पे कोई जलप्रपात है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का ये खनिज उपलब्ध है, या इसी को मैं संभाग में बांटूंगा तो संभाग का लोकेशन समझ में आएगा कि दक्षिण की तरफ क्या दिख रहा है भाई, ये बस्तर का संभाग दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा भाई, ये चीजों को समझेगा, मतलब एक स्थिति को समझेगा कि कौन सा चीज कहाँ पे स्थित है, दूरी को समझेगा, भाई दूरी को कैसे नहीं समझ पाएगा, यहां से देखो कोई एक प्लेस होगा, ये कोंटा होगा, यहां से यहां तक का दूरी नापते हो ना, 700 से लगभग कितना होगा, 800 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दूरी को स्थिति को वो सारे चीज को बताएगा। ठीक है, तो स्थानों के सापेक्ष स्थिति दिशा और दूरी इसको क्या बताएगा जी, समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखो, पौधे पर चर्चा के दौरान एक छात्र कहता है पौधे सांस नहीं लेते क्योंकि उनके पास हमारी तरह नाक नहीं होती। ईवीएस शिक्षक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चे हैं भाई, बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, तो इस हिसाब से एक टीचर को क्या जवाब देना चाहिए, तो इसके ऑप्शन के आधार पे देखो, ऑप्शन में थोड़ा पॉजिटिव चीज खोजने की कोशिश करना। ठीक है, तो सांस नहीं लेते, है ना, सांस नहीं लेते, ये चीज को समझाएंगे कैसे, दो थापड़ दे करके चल चल क्या पूछ रहा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे यार। उसको क्या करेंगे भाई, पहले थोड़ा प्रैक्टिकली उसको समझाओ। ठीक है, मतलब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वो पत्ते को दिखाओ, है ना, आवर्धन लेंस उसमें रहता है जिससे वो क्या करता है, चीजों को मैग्नीफाई करता है। ठीक है, तो क्या करेगा, रंध्र या स्टोमेटा को देखने के लिए क्या करेगा भाई, यहाँ पे देखो छात्र को
रंध्र देखने के लिए आवर्धक लेंस के तहत पौधों की पत्तियों का निरीक्षण करने में मदद करना और पौधे के श्वसन पर चर्चा करना, ये क्या होगा उसका राइट जवाब होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अगला देखो 32 नंबर का, एक छात्र केंद्रित कक्षा में एक ईवीएस शिक्षक की, तब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे है ना पेडागोजी में, वो आपके खाली व्यू को पूछेगा भाई, किस तरह से आप सोच रहे हो या किस तरह से बच्चे का ग्रोथ होना चाहिए, इस पर डिपेंड करेगा। एक छात्र केंद्रित कक्षा में एक ईवीएस शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला, एक सख्त तानाशाह होगा, मतलब जैसे ही एंटर करे टीचर एकदम कांपने लगे बच्चे, ऐसा थोड़ी है क्या, ये तो एकदम नेगेटिव थॉट दे रहा है, पहला यही गलत हो जाएगा। ठीक है, एक निष्क्रिय निष्क्रिय पर्यवेक्षक जो छात्र के कार्यों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता, नाम ऑटोमेटिक, यहाँ पे देखो एक ऑब्जर्वर होगा जो क्या होगा, एक कठोर टाइप का होगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा बोल रहा है, तो ये भी एक प्रकार का क्या दे रहा है, नेगेटिव थॉट दे रहा है। यहाँ पे देखो एक सूत्रधार जो सीखने के लिए अवसर पैदा करके छात्रों के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करे, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नॉलेज जिसमें छात्र के साथ टीचर मिल करके क्या करे भाई, उस चीजों को समझने में मदद करे, तो ये क्या होगा उसका सही आंसर होगा। ठीक है, 33 नंबर का देखो, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया गया, मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया गया है। कल भी इसको पढ़े थे क्या, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड है ना, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड वाला क्या होगा, सही होगा। ओके, अगला देखो 34 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा का आकलन करना है, तो भाषा का आकलन करना है तो क्या होगा, लिखवाना है क्या, तो बोलेगा नहीं है ना, तो कैसे समझ पाओगे, केवल लिख लेगा तो ऐसे समझ पाओगे क्या, उसको नहीं पाओगे है ना। पठन क्षमता का आकलन गलत होगा, तो यहाँ पे देखो उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का क्या करेंगे, आकलन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि उनकी कैपेबिलिटी कैसी है, एक्सेस करने में, भाषा को एक्सेस करने में, लैंग्वेज को एक्सेस करने में उनकी कैपेबिलिटी कैसी है, तो उसको पहले चेक करोगे है ना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि वो कैसे एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, मतलब उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, कैपेबिलिटी कैसे रहेगी। अगला देखो 35 नंबर का, चाम्स्की एक सिद्धांत देगा भाई, इसके अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने का एक जन्मजात क्षमता होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे भाई, वो भाषा को क्या करेगा, अर्जन करेगा। ठीक है, भाषा को क्या करेगा, अर्जन करेगा, मतलब छत्तीसगढ़ी कोई भाषा लैंग्वेज ऐसा टाइप का नहीं है ना, फिर भी यहाँ के बच्चे क्या करेंगे, सीख जाएंगे। लेकिन वहीं विदेश के बच्चे छत्तीसगढ़ी को सीख पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो बचपन से उस चीज को सुन नहीं रहे हैं है ना, उसमें बात नहीं कर रहे हैं, संपर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चों में जन्मजात क्षमता क्या होती है, आसपास का जो क्षेत्र है, इन्वायरमेंट है, उसमें जो लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है उसको सीखने की क्षमता होती है, मतलब भाषा अर्जन युक्ति याद रखना। ठीक है, 36 नंबर का देखो, कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक को एक शिक्षक को किस बात पर सबसे अधिक बल देना चाहिए। कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक को किस बात पर अधिक बल देना चाहिए, तो उसके अर्थ क्या है, मतलब उसके विभिन्न अर्थ को बताना है। ठीक है, अर्थ को बताना है भाई। बचपन में पढ़ते थे अपन, एक पोयम याद करो, बीजीबी बीजीबी ऑल डे आई कैन सी, ऐसा कुछ पढ़े होगे है ना। तो यहाँ पे देखो उसका अर्थ पहले समझो, अर्थ नहीं समझाओगे तो कैसे समझेगा वो। तो कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक को किस बात पर सबसे अधिक बल देना चाहिए, तो किस बात पर सबसे अधिक बल देना चाहिए, यहाँ पे देखो उसके अर्थ क्या है, कविता के विभिन्न अर्थ क्या क्या हो सकते हैं, उस अर्थ को समझाना भाई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है ना, मैं बंद कर लूंगा, तो वो अपलोड वाला
हाँ ठीक है ना, लो ना, मैं बंद कर लूँ। अगला देखो 37 नंबर का क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण के बारे में क्या बोल रहा है, उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य क्या है भाई? उपचारात्मक मतलब किसी चीज का उपचार करना। कैसे उपचार करना? या तो कोई चोट लगा है या किसी प्रकार का उसमें क्या है, कमी है, तो कमी को दूर करने के लिए इसका कार्य किया जाएगा। देखो, कमियों को दूर करते हुए शिक्षण करना, जितनी कमी है उस कमी को दूर करना और शिक्षण का कार्य करना, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। 38 नंबर का देखो, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, दोनों में मुख्य अंतर क्या है भाई? दोनों में मुख्य अंतर याद रखना, भाषाई परिवेश का स्वाभाविकता। ठीक है, भाषा का जो परिवेश होगा उसकी जो स्वाभाविकता है वही भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। मतलब यहाँ पे देखो, भाषा अर्जन कहने का क्या मतलब है, बच्चा बचपन से सीख जाएगा। और दूसरा चीज भाषा अधिगम मतलब बच्चे को पढ़ाया जाएगा वो लैंग्वेज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अधिकतर पब्लिक को यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती, उसका रीजन क्या है भाई? यहाँ का परिवेश ही नहीं है, उस चीज को लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जबकि भाषा अर्जन क्या है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, इस चीज में अपन परिवेश में रह रहे हैं, तो वो चीज अपने को क्या होता है भाई, बचपन से सिखाना नहीं पड़ता, सीख जाते हैं अपने आप। लेकिन इंग्लिश भाषा को अपने को क्या करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो वही अंतर है, याद रखना। क्या होगा, परिवेश, परिवेश के आधार पे। कहाँ पे परिवेश वाला ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो, भाषाई परिवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, सही होगा। ठीक है, अगला देखो 39 नंबर का, दिशा परीक्षण के बारे में रीजनिंग के सवाल हैं। रोहित 10 मीटर ऊपर की ओर चलता है। ये रोहित है, 10 मीटर कहाँ चलेगा भाई, उत्तर की ओर चलेगा। ये उसका घर है, यहाँ से 10 मीटर ऊपर जा रहा है। फिर दाएं ओर 10 मीटर चलता है, यहां से 10 मीटर फिर दाएं चल रहा है। दाएं चल रहा है मतलब देखो, ये उत्तर वाला दिशा है और ये क्या दिख रहा है, पूर्व दिशा दिख रहा है। तो अपने घर से वो किस डायरेक्शन में है, देखो पूर्व दिशा में है भाई। अब उसका मुख किस दिशा में है, पूर्व की ओर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, फिर देखो 40वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है भाई, कथन क्या दिया है, सभी पेन किताब है। ये वाला पूरा क्या है, पेन है ना, सभी पेन के बारे में बताया गया है, सभी पेन किताब है। ठीक है, ठीक है, सभी पेन क्या है, किताब है। ये पेन है और ये सभी पेन क्या हो जाएगा भाई, किताब हो जाएगा। सभी पेन क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। कुछ किताबें पेंसिल है, ये किताब है। कुछ किताबें क्या बोल रहा है, ये पेंसिल बोल रहा है। ठीक है, सभी पेन किताबें हैं और कुछ किताबें पेंसिल है बोल रहा है। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया। निष्कर्ष वन देखो, कुछ पेन पेंसिल है, तो पेन यहाँ पे दिख रहा है, पेंसिल यहाँ पे दिख रहा है। जब भी इस तरह का हो तो इन दोनों के बीच संबंध नहीं बनेगा, है ना, मतलब कोई लॉजिक नहीं बैठेगा, याद रखना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, निष्कर्ष टू क्या बोल रहा है भाई, ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ पेंसिल किताबें हैं, पेंसिल है ये और ये किताब है, लेकिन ये वाला हिस्सा देखो क्या है भाई, पेंसिल भी और किताब भी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल किताबें हैं। तो ये क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। निष्कर्ष टू क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। केवल निष्कर्ष दो क्या होगा, सही होगा। केवल निष्कर्ष दो सही होगा, ओनली टू फॉलो होगा, है ना, केवल दो सही होगा, याद रखना, केवल दो। दोनों में मैं कर लूंगा, 10-15 मिनट लगेगा। 41 नंबर का देखो क्या बोल रहा है, कौन सा शब्द समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द समूह से संबंधित नहीं है बोल रहे हैं, सेब, आम, केला। तो ये देखो बाहर में, है ना, बाहर में, ये वाला भी क्या हो जाएगा, पेड़ के बाहर में।
लगता है। जबकि आलू कहाँ होगा भाई बताओ? जमीन के अंदर में, जमीन के अंदर में होगा, जमीन के अंदर में होगा, या कहाँ होगा? भीतर में होगा, याद रखना। जमीन के अंदर में होगा या भीतर में होगा, पोटैटो या आलू के बारे में। ठीक है, कौन सा शब्द समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, याद रखना, आलू सही नहीं होगा भाई। ये सेब दिख रहा है, आम दिख रहा है, केला दिख रहा है, तीनों बाहर में दिखेंगे। जबकि ये पोटैटो के बारे में देखो, ये क्या होगा? जमीन के अंदर होगा या जमीन के भीतर में होगा। 42 नंबर का सवाल देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? तो 2 के बाद 6 बन रहा है, किस हिसाब से 2 के बाद 6 बन रहा है? देखो, 2 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो क्या बनेगा भाई? 6 बनेगा। पहला ये लॉजिक तो समझ में आ गया। 6 के बाद देखो 12 बन रहा है, 6 के बाद 12 कैसे बन रहा है? अगर मैं 6 जोड़ दूं तो क्या बनेगा? देखो 12 बन जा रहा है। अब 12 में ये 20 कैसे होगा? देखो 12 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो क्या बनेगा? 20 बनेगा। तो अपने को ये समझ में क्या आ रहा है भाई? हर दो दो संख्या के बाद ये क्या हो रहा है? प्लस होते जा रहा है। मतलब यहाँ पे 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 आया, 20 के बाद देखो, 20 में अपन क्या जोड़े भाई? 8 के बाद आएगा 10, तो इधर में क्या बन रहा है? 30 बन रहा है। क्या देखो, हाँ 30 बन रहा है। ये लॉजिक तो काम आ गया। अब देखो 30 के बाद क्या होगा? 30 के बाद यहाँ 10 जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? देखो 4, 6, 8, 10, और ये क्या होगा? 12। 12 होगा कहने का क्या मतलब है? देखो 30, 10, 40, 2, 42। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, है ना, 42 हो जाएगा। अगला देखो 43 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा? किन दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखो किन दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में पहले से ही कोशिश करना है ना, उधर मत देखना। इसको मैं अगर इधर ले लूं और इसको इधर ले लूं, ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से ही सॉल्व करोगे। ठीक है, पहले देखो अगर मैं इन दो चिन्हों को बदल रहा हूं, ऐसा ऑप्शन है क्या? भाग और प्लस वाला, हाँ ऐसा दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। ये नहीं है कंफर्म कि ये होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर किसी दूसरे ऑप्शन को चेक करना है, ये क्रॉस वाला और भाग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो 99। अगर यहाँ पे देखो चिन्ह को, दो चिन्ह को आपस में बदल रहे हैं, मतलब ये भाग वाले को इधर ले जा रहे हैं और प्लस वाले को इधर ले आ रहे हैं। तो 99 प्लस क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है ना, भाग को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन? प्लस में, और प्लस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डिवाइड में। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? 16 गुणित 4 कितने के बराबर आना चाहिए? 39 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, 2 से इसको भाग दोगे तो कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा। क्या 2 चौवाट, ठीक है, 16 चौ क्या हो जाएगा? 64। यहाँ पे देखो ये कितना आएगा? 103। 103 में क्या करोगे भाई? 64 को घटा दोगे। 64 को घटा दोगे तो कितना आएगा भाई? यहाँ पे देखो 4 और 1, 3 और 4 9, 9 दिख रहा है ना, और क्या है? 3, 39 दिख रहा है। देखो राइट हैंड साइड में आ रहा है क्या? 39, हाँ आ रहा है भाई 39। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? भाग का और प्लस का, भाग का और प्लस का, ये क्या होगा? सही होगा। 39 लेफ्ट में भी आ रहा है और 39 क्या हो जाएगा? राइट में। काट दो, काट दो उसको। ठीक है, क्लियर, सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। फिर अगला देखो 44 नंबर का, संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। डॉक्टर कहाँ पे रहता है भाई? अस्पताल में रहता है। और शिक्षक कहाँ पे रहेंगे बताओ? स्कूल में, विद्यालय में। ठीक है, जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हैं, है ना, स्कूल में होंगे। ये क्या होगा? सही होगा। कहाँ है? देखो ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय या स्कूल क्या होगा? सही होगा। 45 नंबर का देखो, यदि एक निश्चित कूट भाषा में CAT को क्या लिखा जाता है? 3120 लिख रहे हैं। ये 3120 कैसे लिख रहे हैं भाई? कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। हाँ यहाँ पे देखो CAT, ठीक है, सी का कोड क्या होता है? 3 होता है इंग्लिश अल्फाबेट में।
ए का क्या होगा 1 होगा, और T20 होता है, T20। तो इसी को लिख रहे हैं कि अपन देखो कैट को क्या लिखे हैं 3120 लिख रहे हैं, कैट को क्या लिख रहे हैं 3120 लिख रहे हैं। तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखा जा सकता है, DOG को क्या लिखा सकता है, डी का मतलब है 4, P16, उससे पहले क्या आता है ये 15, O15, और जी क्या होता है G7। है क्या ऐसा ऑप्शन, देखो 4 15 7, 4 15, 4 15 7 ये दिख रहा है, 4 15 12 ये गलत है ना, 4 15 7 ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया भाई, सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, 4 15 7, 4 15 7। 46 नंबर का देखो, जीएस से संबंधित सवाल है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण उनके किसके फलन होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार बोलेगा तो यहाँ पे याद रखना परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक की मतलब उसके भौतिक और रासायनिक गुण जो डिपेंड करेंगे वो सब किसके ऊपर करेंगे भाई, तो उसके परमाणु क्रमांक के आधार पे उसमें प्रभावित होंगे, याद रखना, है ना, परमाणु क्रमांक याद रखना। और इसके पहले जितने लोग भी सिद्धांत देंगे वो सब किसके आधार पे लेंगे, परमाणु भार के आधार पे, जैसे अष्टक नियम पढ़ते हो, त्रिक नियम पढ़ते हो, तो ये सब क्या हो जाएगा परमाणु भार के आधार पे है। जबकि यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुण देखोगे किसके आवर्ती फलन होंगे, तो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। ठीक है, 47 नंबर का सवाल देखो, विचार कीजिए, कथन एक और कथन दो, है ना, मतलब दूसरा कथन दिया गया है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा है। ठीक है, असफल रहा है। तो सफल हुआ था क्या, नहीं सफल हुआ था, तो असफल रहा है बोल रहा है, सही है। कैसे सफल नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देखना बहुत सारे कारण थे, है ना। एक तो राजनीतिक रूप से देखोगे तो कोई भी नेता नहीं था, मतलब नेतृत्वकर्ता नहीं था, नेतृत्वकर्ता का अभाव था। और जो तय समय सीमा थी, जैसे 31 मई को क्या करेंगे भाई, सब लोग एक साथ मिल करके क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, आक्रमण करेंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग बनाए थे। तो 31 मई को ना होकर के वो 10 मई को ही हो गया। ठीक है, मतलब जो सुनियोजित उनका प्लान था वो प्लान पे ही नहीं टिक पाए। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके कारण क्या हुआ था भाई, ये असफल हो गया था। तो पहला क्या दिख रहा है, असफल रहा बोल रहा है, तो सही है। क्यों सही है, देखो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था, सही है। और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों ने जो शासक हैं, जो रियासत हैं, उनका साथ नहीं दे रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, याद रखना। तो ये भी सही दिख रहा है, और दोनों सही हैं, और इसको क्या कर रहा है भाई, ये सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिख रहा है, सही है ना। 48 नंबर का देखो, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है बोल रहे हैं। आवास का अधिकार, हाँ दिया गया है भाई, ये सही दिख रहा है। विदेश यात्रा का अधिकार, ये भी दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नहीं दिया गया है, ये किस में बताया गया है, DPSP में बताया गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। समान काम के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 वाला पढ़ोगे तो उसमें पूरा बताया गया है DPSP। ठीक है, तो ये समान काम के लिए समान वेतन ये नहीं दिया गया है, ये DPSP में बताया गया। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो मौलिक अधिकार के रूप में, तो मौलिक अधिकार के रूप में 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। सही कूट क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 और 2। 49 नंबर का देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन आधार पे की जा सकती है, तो 3 आधार पर किया जा सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह। तो ये 3 आधार हैं, और 3 आधार पे क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, सही होगा। 50वें नंबर का सवाल देखो, सांची का स्तूप मूल रूप से किसने बनाया है, तो सांची का स्तूप याद रखना ये किसका है भाई, अशोक का है, किसका है, अशोक का है, याद रखना। ठीक है, जैसे इसके 14 बृहत शिलालेख पाए गए, 3 लघु शिलालेख पाए गए, 7 स्तंभ पाए गए थे, है ना, और 3 लघु स्तंभ पाए गए थे। ठीक है, ये सब याद रखना भाई, और इसी में से ही एक सांची का स्तूप है, सारनाथ वाला है। ठीक है,
तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अशोक क्या होगा, सही होगा। किसने बनाया है, अशोक ने बनाया है, याद रखना, ठीक है। तो ये आपके टॉप 50 एमसीक्यूज थे, सेम पैटर्न के हिसाब से जितना सिलेबस में आपका सब्जेक्ट दिया गया है उसके हिसाब से बनाया गया है। और पहले वीडियो में आपका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था, ठीक है। अगर ऐसा ही ठीक ठाक रहा तो आपके लिए लगभग 2 महीने में इतने क्वेश्चन का अपन प्रैक्टिस करवा लेंगे, लगभग 3000 से 4000 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही यूट्यूब में प्रैक्टिस कर लोगे भाई, ठीक है। तो ऐसे क्लास को बने रहिए, है ना, इसके साथ। और कोशिश ये किया जाएगा कि हर एक दिन में लाया जाए एक सेट, या कोशिश करेंगे कि हर अल्टरनेट देश में तो आपके लिए आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए सेट में, कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।